गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आइए आज हम लोग प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के विषय में अध्ययन करें। तो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियोज में आप लोगों ने कृषि लेसन के अंतर्गत भारत में कृषि क्षेत्र में आए परिवर्तन, भारत की विभिन्न ऋतुओं में बोई जाने वाली फसलों के विषय में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के विषय में प्रकाश डालेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है। जब से हमारी प्राचीन सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हुई, तभी से भारत में कृषि आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार रही। किंतु आधुनिक युग में कृषि का स्थान प्रौद्योगिकी ने ले लिया है। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन क्या हो रहा है कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जा रहा है और इसकी गति मंद हो गई है। प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या होता है? उद्योग धंधों का विकास और संस्थाओं द्वारा, संस्थागत मतलब संस्था के आधार पर जो सुधार नहीं किया जा रहा है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है कि भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जा रहा है। अब भूमि संसाधन के प्रयोग मतलब कि जिस भूमि पर कृषि होनी चाहिए थी, अब उस भूमि पर क्या किया जा रहा है कि फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, कंपनियां स्थापित कर दी जा रही हैं या कॉलोनियां, कंपनियों के वर्कर्स के लिए कॉलोनियां बना दी जा रही हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि भूमि संसाधन के प्रयोग से, ये विभिन्न प्रकार के प्रयोग में जो भूमि लाई जा रही है, उससे क्या हो रहा है? कृषि क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो जा रहा है और उत्पादन की गति भी क्या हो रही है? मंद हो जा रही है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के बावजूद भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। साथ ही उत्पादन के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है बच्चों? सिंचाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है और जब मानसून अच्छा होता है तो उत्पादन अच्छा होता है और मानसून अच्छा नहीं आता तो उसका प्रतिकूल प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो सिंचाई जो है वो क्या है कि जहाँ पर सिंचाई के आधुनिक संसाधन विकसित हैं, जैसे नहरों का विकास हो गया है, नलकूपों का विकास हो गया है या नज़दीक बांध बने हुए हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? सिंचाई के जल की कमी नहीं होती है। और जिन स्थानों पर नहरों का अभाव है, नलकूपों का अभाव है, वहाँ आज भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून पर आश्रित हैं और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। जहाँ की भूमि उपजाऊ होगी, वहाँ पर मानसून न आने पर भी थोड़ी बहुत फसल लगाने पर खाद्यान्न उत्पन्न हो जाएगी। किंतु जो भूमि
उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती है जिस भूमि की, उसमें अनाज उत्पन्न नहीं होगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। क्या चुनौती है? कृषि योग्य भूमि का कम होना और समस्त क्षेत्रों में सिंचाई प्रबंधों का आधुनिक सिंचाई प्रबंध न होना। यह हमारे देश के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को कृषि क्षेत्र में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की वो आजीविका प्राप्त होता है। कितने परसेंट लोगों बच्चों? 60% लोगों को आजीविका प्रदान करने वाला क्षेत्र क्या है? कृषि है। किंतु कृषि क्षेत्र में कुछ तकनीकी एवं कुछ संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न कदम उठाए, जिनमें जोतों की चकबंदी। तो सबसे पहले भारत सरकार का ध्यान जोतों की ओर गया, क्योंकि उस समय किसानों के पास छोटे छोटे भूखंड थे जिसमें उत्पादन अधिक नहीं हुआ करता था। तो सबसे पहली समस्या क्या थी? छोटे छोटे भूखंडों को एक बड़े भूखंड के रूप में परिवर्तित करना। तो भारत सरकार ने चकबंदी अधिनियम लागू करके चकबंदी के माध्यम से छोटे छोटे जोतों को यानी छोटे भूखंड को एक साथ कर दिया, जिसे कि चकबंदी कहा जाता है। और इसके साथ ही सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई, यानी कि सहकारी कृषि और जमींदारी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। तथा भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना आयोग की स्थापना की गई 1950 में, और 1951 से योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं राजस्व के हिसाब से उचित व्यय हो, देश का उचित विकास हो, इसकी व्यवस्था योजना आयोग करता है। और आय, जो सरकार की आय होती है, राजस्व होती है, उसी के अनुपात में 5 वर्ष में देश में लागू की जाने वाली योजनाओं का और उस पर खर्च आने वाले पैसों का लेखा जोखा बना लिया जाता है। इसी को लागू किया जाता है 5 साल के लिए। इस योजना को आय के अनुसार व्यय की योजना को सरकारी आय के अनुसार व्यय यानी राजस्व के अनुपात में, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे देश में सरकारें 5 साल के लिए बनाई जाती हैं। लोकसभा का गठन 5 साल के लिए होता है, विधानसभा का गठन 5 साल के लिए होता है। तो पंचवर्षीय एक सरकार जो गठित होती है वो 5 साल के लिए अपना जो कार्य का लक्ष्य लेकर के चलती है, उसमें कहाँ कितना खर्च करेगी और कहाँ से कितना आय प्राप्त करेगी, यह पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा तय कर लिया जाता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लागू की गई थी। 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण जो भूमि टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, उसकी चकबंदी अनिवार्य कर दिया गया। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनके लागू करने में ढील दी गई, यानी कि इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया। 1960 और 70 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी
पर आधारित हरित क्रांति। पहली योजना क्या थी? चकबंदी, और दूसरी योजना हरित क्रांति। हरित क्रांति की मुख्य फसल थी बच्चों गेहूं। तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। तो श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई। जैसा कि हमने चैप्टर के शुरू में बताया था कि कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आता है। तो जब अधिनियम बनाए गए तो कृषि के साथ साथ किसका ध्यान दिया गया बच्चों? पशुपालन का भी। इसीलिए हरित क्रांति फसलों से संबंधित योजना है और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन यानी पशुओं से संबंधित योजना है, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। तो कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीति आरंभ की गई, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। यानी पूरे भारत में एक समान इन दोनों यानी हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का पूरे भारत में एक समान प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए 1980 और 90 के दशकों में क्या हुआ कि व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। कब किया गया बच्चों? 1980 और 90 के दशक में। हरित क्रांति में भी सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था और ऑपरेशन फ्लड के दौरान जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य को जब सरकार प्राप्त नहीं कर पाई तो 1980 और 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों की कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित है। क्या है बच्चों? कि ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, सहकारी समितियों की स्थापना की गई और किसानों को कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, कृषि बुलेटिन आता है रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि कौन सी फसल कैसे बोएं जिससे कि किसानों को अत्यधिक लाभ हो। फसल का मूल्य बताया जाता है और किसानों को यह भी बताया जाता है कि किसान कहाँ अपने फसल को बेचें, और साथ ही फसलों को लगाने का तरीका, कीटनाशकों से बचाने का तरीका, कौन सी दवा का छिड़काव कब किया जाए, कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें किसानों को किस माध्यम से बताई जाती हैं बच्चों? दूरदर्शन और रेडियो पर समाचार बुलेटिन के माध्यम से, कृषि कार्यक्रम के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं, बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से भी बचाने के लिए न्यूनतम
सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि स्वतंत्र भारत में किसानों के हित के लिए भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास करना शुरू कर दिया था। कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया था। इसी क्रम में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन का भी विशेष योगदान रहा। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। जैसा कि शब्द का, अगर हम भूदान शब्द का विच्छेद करें तो क्या निकलेगा अर्थ बच्चों? भूदान यानी भूमि का दान, और ग्रामदान मतलब गांव का दान जो किया जाता था उसे भूमि दान या भूदान या ग्राम का दान या गांव का दान कह सकते हैं। तो ये भूदान आंदोलन चलाने वाले थे महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे, जो कि एक सत्याग्रही थे। महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात विनोबा भावे गांधी जी के विचारों को प्रसारित करने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किए थे, और ये भ्रमण पद यात्रा द्वारा करते थे, यानी कि पैदल चलते थे। कौन? विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की, और इसी पद यात्रा के दौरान एक बार जब विनोबा भावे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली, गांव का नाम क्या था बच्चों? पोचमपल्ली, और सत्याग्रही का नाम क्या है? विनोबा भावे। पोचमपल्ली कैसे पहुंचे थे? अपने समर्थक जो थे उनके, महात्मा गांधी जो जिनमें उनकी गहरी आस्था थी, उनकी मृत्यु के पश्चात गांधी जी के अनुयायी थे। तो इनके पथ प्रदर्शक कौन थे? गांधी जी थे। तो गांधी जी के विचारों को प्रसारित करने हेतु इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करना शुरू किया, और इसी दौरान उन्होंने पोचमपल्ली की भी पद यात्रा की, और वहाँ पर जब वे जनता को संबोधित कर रहे थे तो भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। किससे बच्चों? विनोबा भावे से, जो कि गांधी जी के शिष्य थे और गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करते हुए पोचमपल्ली पहुँचे थे, और पोचमपल्ली में जनता को संबोधित कर रहे थे कि पोचमपल्ली के गरीब किसानों ने विनोबा जी से स्वयं के भरण पोषण के लिए भूमि की मांग कर ली। अब आप सोच सकते हैं बच्चों कि एकाएक किसानों द्वारा भूमि की मांग की गई। तो भूमि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसे पॉकेट में लेकर के विनोबा जी घूम रहे थे कि तुरंत दान में दे देते या किसानों को आश्वासन दे देते। उनके पास फैक्ट्री नहीं थी भूमि उत्पादन की कि चलो हम उत्पादन करके दे देंगे। तो उस समय विनोबा जी कुछ नहीं बोले, किंतु उन्होंने किसानों से वादा किया और परंतु उनको आश्वासन नहीं दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया कराएंगे। क्योंकि विनोबा जी जानते थे कि यह जो किसान भूमि की मांग कर रहे हैं उतनी आसानी से भूमि नहीं प्राप्त हो सकती है जितनी आसानी से ये मांग कर ले रहे हैं। तो उन्होंने सोच समझ कर के किसानों को तुरंत भूमि देने का वादा नहीं किया, बल्कि आश्वासन दिया कि भारत सरकार से बात करेंगे
और अगर किसान सहकारी खेती करने के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें भूमि मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। अचानक जब विनोबा जी ने ऐसा कहा, किसानों को आश्वासन दिया, तो अचानक भीड़ में से श्री रामचंद्र रेड्डी नामक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। कौन सा व्यक्ति बच्चों? श्री रामचंद्र रेड्डी नामक व्यक्ति उठ करके खड़ा हुआ और उन्होंने क्या किया कि 80 भूमिहीन किसानों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश कर दी। बच्चों, ये रेड्डी जो थे, ये इनके पास अत्यधिक भूमि थी। ये बड़े काश्तकार थे। इन्होंने क्या किया कि अपनी ज़मीन का 80 एकड़ भूमि 80 किसानों में, यानी एक एकड़ भूमि एक एक किसान को देने की घोषणा कर दी। अब क्या था बच्चों? किसान भी खिल उठे और विनोबा भावे को भी एक उदाहरण प्रस्तुत करने का मौका मिल गया और इस प्रकार भूदान आंदोलन प्रारंभ हो गया। यानी विनोबा जी अब हर भाषण में क्या करते थे कि बड़े बड़े काश्तकारों से भूमि की मांग करने लगे और लोग भूमिदान देने लगे। तो इस आंदोलन को, यानी श्री रामचंद्र रेड्डी द्वारा दिए गए भूमि को, दान में दिए गए भूमि को भूदान आंदोलन के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की, तब पोचमपल्ली से आगे बढ़ते रहे और अपना विचार पूरे भारत में फैलाए, क्योंकि अब उनके सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया था। किसने? श्री रामचंद्र रेड्डी नामक व्यक्ति ने। तो रामचंद्र रेड्डी से प्रेरित होकर के विनोबा जी पूरे भारत में भूदान आंदोलन को प्रसारित करने में लग गए, जिससे प्रभावित होकर कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की। अभी तक क्या था बच्चों कि एक व्यक्ति ने अपनी ज़मीन दान में दी थी, उसका व्यक्तिगत ज़मीन था, इसलिए उसे क्या कहा गया? भूदान। अब दूसरे तरीके से दान हो रहा है, यानी कि एक वर्ग, ज़मींदार क्या होते थे? ज़मींदार वर्ग होता था, बहुत सारे ज़मींदार होते थे। उस समय ज़मींदारी प्रथा चलती थी अंग्रेज़ों के समय में भारत में। तो ये जो ज़मींदार वर्ग थे, उसमें से कुछ ज़मींदारों ने क्या किया कि अपने अधीन गांवों को भूमिहीनों के लिए दान में देने की पेशकश कर डाली। किससे की? विनोबा भावे जी से। और इस प्रकार ग्रामदान आंदोलन प्रारंभ हुआ, यानी कि जमींदारों द्वारा ग्राम को गरीबों में बांट देने की प्रथा ग्रामदान आंदोलन के नाम से जानी गई। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा, इसके पश्चात क्या हुआ कि भारत सरकार ने भू जोत को निर्धारित कर दिया कि इतने सीमा तक ही जमीन एक व्यक्ति के पास रहेगी। तो उससे डर करके, यानी भू सीमा जो निर्धारित की गई थी, उससे अधिक जिनके पास भूमि थी, उस भू सीमा से डर करके कुछ जमींदारों ने अनचाहे मन से अपनी ज़मीनों को दान देना शुरू कर दिया। और विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस क्रांति के नाम से बच्चों? भूदान और ग्रामदान आंदोलन भारतीय इतिहास में किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? रक्तहीन क्रांति। इस प्रकार इस चैप्टर में 3 क्रांतियों का उल्लेख हुआ है। कौन कौन सी क्रांति है?
हरित क्रांति। हरित क्रांति गेहूं उत्पादन में नई तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए, नए बीजों का, नए खादों का इस्तेमाल करते हुए जो अत्यधिक उत्पादन किया गया उसे ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है और ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसमें पशुओं की नस्ल को सुधारने, उनको पोषण प्रदान करने और प्रजनन की व्यवस्था करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए। तो इस प्रकार एक गेहूं से संबंधित, गेहूं उत्पादन से संबंधित है, कृषि उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, और भूमिदान में देने से संबंधित है जो क्रांति, उसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अब हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग रक्तहीन क्रांति, भूमिदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन, हरित क्रांति और ऑपरेशन फ्लड से पूर्ण रूप से परिचित हो गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़ रही है। केवल भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं, विश्व के लगभग समस्त देशों में प्राचीन काल से लेकर के मध्य काल तक बच्चों कृषि क्या थी? अर्थव्यवस्था का रीढ़ हुआ करती थी, आधार हुआ करती थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति के पश्चात इसमें परिवर्तन आया और विभिन्न देशों में विभिन्न समयों पर उद्योग धंधों का विकास हुआ और फिर कृषि का स्थान उद्योग धंधों ने ले लिया। फिर भी कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख आधार है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी 2001 में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनगणना कब होती है? प्रत्येक 10 साल के बाद होती है। 10 वर्षीय जनगणना का प्रारंभ 1881 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। पहली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा करवाई गई थी। तभी से भारत में 10 वर्षीय जनगणना चलती है और समस्त चीज़ों का अनुपात 10 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। इसी तरह से 1951 से लेकर के 2001 के बीच का औसत अनुपात जो है कृषि क्षेत्र में लगे जनसंख्या का दर्शाया गया है। तो 2001 में क्या हुआ कि लगभग 63%, जो कि भारत कृषि प्रधान देश माना जाता था, जिसकी लगभग 2/3 आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी होती थी, अब स्वतंत्रता के पश्चात 1951 के पश्चात लगातार घटते हुए 2001 तक 63% पर आ पहुंची और प्रेजेंट टाइम में लगभग 52% आबादी ही कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो रोजगार और आजीविका का साधन उपलब्ध कराती है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और गतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करने में सक्षम है। यानी कि अर्थव्यवस्था का अन्य क्षेत्र भी कृषि क्षेत्र के प्रभावित होने पर प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि कृषि क्षेत्र से उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल की भी प्राप्ति होती है। तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि कृषि क्षेत्र प्रभावित होने से उद्योग धंधों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं।
इसके लिए भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी, मौसम विज्ञान, मौसम के अनुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को भारत सरकार ने वरीयता दी है। और पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो जितना लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया था उस लक्ष्य पर अभी हमारी कृषि क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है और यह चिंता का विषय है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा है। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से सामना करना पड़ रहा है और हमारी सरकार कृषि सेक्टर में विशेष रूप से सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण सड़कों, मंडी और यंत्रीकरण में सार्वजनिक पूंजी के निवेश को कम करती जा रही है और रासायनिक उर्वरकों और सहायकी कम करने से सब्सिडी क्या हो रहा है, रासायनिक उर्वरकों पर कम हो रहा है, इससे उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। आयात का कर घटने से क्या होता है कि दूसरे देशों से व्यापारी अधिक मात्रा में माल आयातित कर लेते हैं, जिससे कि देश में उत्पन्न होने वाले खाद्यान्नों की कीमत कम हो जाती है और किसान को हानि उठाना पड़ता है। किसान कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं क्योंकि घाटा सहकर कोई भी किसी भी क्षेत्र में पूंजी निवेश नहीं करेगा, जिसके कारण कृषि में रोजगार के अवसर घट रहे हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा खाद्य सुरक्षा। तो भोजन क्या है? एक आधारभूत आवश्यकता है। भोजन केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, समस्त जीवधारियों की आधारभूत आवश्यकता होती है और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे। तब अधिकतम नहीं तो कम से कम उतना पोषण स्तर मिले जिससे कि मनुष्य स्वस्थ रहे, कार्य करने के योग्य रहे। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को यह उपलब्ध नहीं होता है तो वह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित है। हमारे देश के कुछ प्रदेशों, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों जहां अधिक निर्धनता व्याप्त है, वहां उन लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है, अर्थात न्यूनतम पोषण स्तर से वहां के लोग वंचित हैं। देश के सुदूर क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं और अतिरिक्त खाद्य आपूर्ति की अधिक संभावना होती है। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके 2 घटक हैं। पहला क्या है? बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है और भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। तो भारत खाद्य सुरक्षा नीति का उद्देश्य क्या है बच्चों? कि सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य यानी कि कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। इससे निर्धन भोजन प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। इस नीति का केंद्र कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए
चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए, समर्थन मूल्य की निर्धारण के लिए और खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण को व्यवस्था कौन करता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है। तो एक संस्था की स्थापना भी की गई जिसका कार्य क्या है? खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण। उस डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI कहते हैं। जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है। कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम। भारत सरकार जो मूल्य निर्धारित करती है, न्यूनतम मूल्य, उसी मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करता है। सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशों पर सहायिकी उपलब्ध कराती है। अब इन सहायिकियों का बोझ उठाना असहनीय हो रहा है और इससे इन दुर्लभ निवेशों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हो रहा है। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से जलाक्रांतता, लवणता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। ऊंचा न्यूनतम समर्थन मूल्य निवेशों में सहायिकी और FCI द्वारा शर्तिया खरीद ने शस्य प्रारूप को बिगाड़ दिया है। मतलब जो फसल चक्र हमारा था वो क्या हो रहा है? बिगड़ गया है। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें मिलता है उसके लिए गेहूं और चावल की अधिक फसलें उगाई जा रही हैं। पंजाब और हरियाणा इसके अग्रणी उदाहरण है। जैसा कि आप जानते हैं कि उपभोक्ताओं को 2 वर्गों में बांट दिया गया है, गरीबी रेखा के नीचे वालों को, और इनके लिए अलग कार्ड बनता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्ड धारक जो हैं वो सभी जानते हैं। एक कार्ड गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए बनता है, दूसरा गरीबी रेखा के ऊपर वालों के लिए। 2 तरह का कार्ड बनता है। ये क्यों बनता है? क्योंकि उपभोक्ताओं की 2 श्रेणियां बना दी गई हैं और प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग कीमतें निर्धारित की गई हैं, परंतु यह वर्गीकरण पूर्ण रूप से उचित नहीं है क्योंकि इससे अनेक हकदार गरीब लोग BPL वर्ग से बाहर हो गए हैं। कई APL श्रेणी के लोग एक फसल खराब होने से ही BPL के श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये जो निर्धारण हुआ है APL और BPL का वो उचित नहीं है क्योंकि बहुत सारे APL कार्ड धारक जो हैं वो भी BPL की श्रेणी में हैं और बहुत सारे BPL कार्ड धारक जो हैं उनको भी BPL की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो प्रशासकीय दृष्टि से ऐसे परिवर्तनों को समायोजित करना कठिन हो गया है। यदि सरकार उपयुक्त कृषि अवसंरचना ऋणों की सुविधा उपलब्ध कराती है और नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देती है तो प्रत्येक जिला और ब्लॉक को खाद्यान्नों के पैदावार में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। केवल गेहूं और चावल पर ध्यान देने की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगने वाली खाद्य फसलों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसमें वृद्धि की बेहतर संभावनाएं हों। केवल गेहूं और चावल के उत्पादन पर ही सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए बच्चों, बल्कि उन समस्त खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए जो जिस क्षेत्र में अधिक मात्रा में उत्पन्न होती हों। सिंचाई सुविधाओं और विद्युत उत्पादन करवाने जैसे आवश्यक संरचनाओं को बढ़ावा देने से कृषि में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अगर सिंचाई के आधुनिक संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे तो क्या होगा? निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, सतत पोषणीय आधार पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी और अनाजों को व्यापार को
बंधन से मुक्ति से भारी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी घटेगी। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। खाद्यान्न फसलों को लोग कम उगा रहे हैं क्योंकि कृषि अब क्या हो रही है, वाणिज्यिक दृष्टि से की जाने लगी है, यानी व्यापारिक कृषि की जाने लगी है। अब निर्वाह कृषि का स्थान व्यापारिक कृषि ने ले लिया है बच्चों। इसलिए ये फसलें कौन सी, सब्जियां, तिलहने और औद्योगिक फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इसमें अनाजों और दालों के अंतर्गत केवल नीवल बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्यान्न उत्पादन देश की भविष्य के लिए क्या है, एक खतरा उत्पन्न करने वाला प्रश्न चिन्ह है। इसका एक मुख्य कारण भूमि निम्नीकरण भी है। किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के कारण जल सघन फसलें उगाई जाने लगी। कुछ क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए अधिकाधिक भूमिगत जल पंपों के द्वारा निकालने का प्रोत्साहन मिला। कम वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब में चावल तथा महाराष्ट्र में गन्ने की खेती होने लगी। क्यों? आधुनिक जल संसाधनों की उपलब्धता के कारण। इसके उदाहरण हैं, इससे भूमिगत भूत जल का भंडारण कम होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप कई कुएं और नलकूप सूख गए हैं। इससे सीमांत और छोटे किसान को कृषि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि आधुनिक संसाधन किसके पास हैं बच्चों? पैसे वालों के पास हैं, बड़े किसानों के पास हैं। छोटे किसानों के पास आधुनिक संसाधन नहीं है, अतः उन्हें कृषि कार्य छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बड़े किसानों को उनके गहरे नलकूपों से अभी भी पानी उपलब्ध है, परंतु बहुत से दूसरे किसान जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं और बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित हैं और इस प्रकार किसान उत्पादन और बाजार की अनियमितता से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उनको दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो उन्हें कृषि लागतों जैसे उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरकों इत्यादि के लिए अधिक दाम देने पड़ते हैं, तो दूसरी ओर खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यानी कि बोने में अधिक खर्च है और पैदावार को बेचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है, जिसके कारण खरीद मूल्य कम मिलता है। उन्हें मजबूरी में अपने उत्पाद बेचने पड़ते हैं। इसलिए छोटे किसानों की सुरक्षा बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में दो प्रकार के किसान सीधे सीधे परिलक्षित होते हैं। जो बड़े किसान हैं उनके समक्ष कम समस्याएं हैं, किंतु छोटे किसानों के समक्ष विभिन्न समस्याएं हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, स्वयं किसानों को भी ध्यान देना चाहिए, तभी इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब हमारा अगला पॉइंट है बच्चों, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। इस पॉइंट पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।